नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और काफ़ी दिनों से हम आपको कोटद्वार भाबर की दुर्गापुरी की रामलीला ही दिखा रहे हैं। एक दो हमारे दर्शक हैं, एक दर्शक तो कह रहे थे कि यार भाई आपके पास कुछ और काम नहीं है क्या? कुछ और नहीं है क्या दिखाने के लिए, रामलीला ही दिखा रहे हो? और एक और कल हमारे चैनल में कमेंट आया हुआ है, ये रामलीला कब तक खत्म हो जाएगी? तो रामलीला तो खैर 3-4 दिन तक और चलेगी। मतलब मोटा-मोटा ही मान के चलिए 29 तारीख तक कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी की रामलीला आज का मंचन जो है समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर अब बहुत सारे हमारे मिलने-जुलने वाले भी कह रहे थे आप चुनाव को लेकर कुछ खबर नहीं दिखा रहे हो, तो आज हम आपको निकाय चुनाव से जुड़ी हुई कुछ खबर दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर चुनाव की तारीख आखिर सरकार ने डिक्लेयर कर दी। तारीख के बाद अब चुनाव की तारीख आप सभी को मालूम चल गई है। 23 जनवरी को चुनाव होगा, 25 जनवरी को रिजल्ट आएगा, 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन कराना होगा जिनको चुनाव लड़ना है, और 3 जनवरी तक नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो इस समय जो है धड़कनें बढ़ी हुई हैं सभी प्रत्याशियों की, खास तौर पर मेयर के लिए सिंबल का इंतजार कर रहे दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज हैं उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। और एक पुरानी फिल्म का गाना है, आज की रात हमें नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। यानी कहने का मतलब यही है कि अपनी कोशिशों के अलावा दूसरों के खेमे पर भी नजर रखे हुए हैं सारे ही प्रत्याशी दावेदार। सबके अपने अपने दावे हैं। कोटद्वार निकाय चुनाव में बस 27 या 28 तारीख तक फैसला हो जाएगा कि पार्टी का सिंबल किसको मिलता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में फिलहाल प्रमुखता से दो ही नाम आगे चल रहे थे। आज हम आपको खुलकर बता ही देते हैं क्या है समीकरण, क्या है गुणा भाग, क्योंकि समीकरण गुणा भाग और सेटिंग से ही चुनाव लड़ा जाता है, टिकट मिलता है। आम लोग चाहे राजनीति को लेकर कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी गुणा भाग लगाते रहें, लेकिन राजनीति एक ऐसा जटिल सब्जेक्ट है जिसमें जैसा आपको दिखाया जाता है, जैसा आपको समझाया जाता है, आप वही समझते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए फिर पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी में यूं तो जब आवेदन मांगे गए थे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं मेयर का चुनाव लड़ना, तो नाम तो काफ़ी हैं, लेकिन मुख्य तौर पर कोटद्वार में कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि रंजना रावत और गीता नेगी ही प्रमुख तौर पर दावेदार हैं। हालांकि एक तरह से अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो कोटद्वार में तो ये कांग्रेस में ही दिखता है। मतलब सामान्य सीट है, महिला सीट नहीं है, इसके बावजूद जिन दो दावेदारों पर सबसे ज़्यादा नज़र है वो है गीता नेगी और रंजना रावत। अब सीधी सीधी बात यह है, सीधा यह है मामला कि गीता नेगी जो है वो पार्टी से सिंबल मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। रंजना रावत को अगर पार्टी से सिंबल नहीं भी मिला तो वो चुनाव लड़ सकती हैं, ये खबर सभी को मालूम है लगभग लगभग, और यही खबर है। अब दरअसल बात क्या है कि सबके अपने अपने कुछ ऐसे मतलब जिसे कहते हैं कि रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं जो राजनीति में भी चलते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों में भी चलते हैं। तो फिलहाल कोटद्वार में ये माना जा रहा है कि अगर रंजना रावत को टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी की ओर से तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हैं। ये है खबर कांग्रेस की ओर से। हालांकि दावेदारों की लिस्ट की बात करें तो वो तो खैर बहुत लंबी लिस्ट है। परवेश रावत हैं, विजय रावत हैं और जसबीर राणा हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन सीधा साफ गणित ये है, कोटद्वार में निकाय चुनाव का गणित यही है कि बीजेपी से सिंबल के बिना चुनाव जीतना किसी भी प्रत्याशी के लिए काफ़ी मुश्किल है। कांग्रेस में इस तरह का समीकरण है कि पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी का समर्थन भी चाहिए होगा मेयर के प्रत्याशी को, क्योंकि उनका अपना एक कोटद्वार में कांग्रेस के पर्याय है। तो कुल मिला के सीधा साधा गणित है, बीजेपी में सिंबल सबसे ज़्यादा जरूरी है और कांग्रेस में इस बात की भी सहमति चाहिए मेयर के प्रत्याशी को कि उनको पूर्व काबीना मंत्री का समर्थन है या नहीं है। असल सच्चाई यही है। अब बात करते हैं बीजेपी की। सबसे ज़्यादा मारामारी, सबसे ज़्यादा घमासान बीजेपी में है। तो दरअसल ये चुनाव सिर्फ निकाय चुनाव, मेयर का चुनाव नहीं है। मतलब कोटद्वार में होने वाला निकाय चुनाव देखा जाए तो 2027 की तैयारी है और निश्चित तौर पर इसमें अपने ही लोग लगाएंगे लंका। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें 2017 में, अगर आप लोग 2017 में यहाँ नहीं थे या हमारे चैनल में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 2017 में निकाय चुनाव पहली बार कोटद्वार में हुआ था और उस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी प्रत्याशी थी। बीजेपी की ओर से सिंबल मिला था दिलीप रावत की पत्नी को, जो लैंसडाउन के विधायक हैं, जिनका निवास स्थान कोटद्वार में है। और दावेदार जो सबसे प्रबल थे धीरेन्द्र चौहान, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा निर्दलीय के तौर पर। ताज्जुब की बात यह है कि इस चुनाव में धीरेन्द्र चौहान की पत्नी को 25,000 के आसपास वोट मिले और मात्र मुझे लग रहा है 1700 वोटों से सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी कोटद्वार की पहली मेयर बनी। कोटद्वार की राजनीति को समझने के लिए अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि कोटद्वार में राजनीति है क्या,
मतलब आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं, आपको क्या बताया जाता है, आपको क्या दिखाया जाता है, ये अलग मैटर है। लेकिन कोटद्वार की राजनीति आप इस तरह से समझ लीजिए, बस बहुत आसान है। अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तो फिर आपको कोटद्वार की पूरी राजनीति समझ में आ जाएगी और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिर कोटद्वार में काम बड़े हो क्यों नहीं पाते। धीरेन्द्र चौहान जो कोटद्वार में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रहे, काफ़ी समय तक बीजेपी की सेवा करी उन्होंने और खंडूरी जी के भी बड़े खासम खास माने जाते थे, करीबी माने जाते थे। अपने पैसों के दम पर, अपने संसाधनों के दम पर उन्होंने राजनीति बहुत पहले शुरू की थी। 2002 में भी चुनाव लड़ा था उन्होंने विधायक का। तो धीरेन्द्र चौहान को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था निकाय चुनाव में। मतलब वैसे तो उनको विधायक का भी उम्मीदवार माना गया था 2022 में। वो अलग बात है कि उनको टिकट नहीं मिला, अब तो वो इस दुनिया में ही नहीं है धीरेन्द्र चौहान। तो धीरेन्द्र चौहान की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा 2017 में निकाय में मेयर का, बागी होने के बाद जब बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। और धीरेन्द्र चौहान की पत्नी ने सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी हेमलता नेगी को कड़ी टक्कर दी और मतलब ये मान के चलिए आप 1700-1800 वोटों से हेमलता नेगी मेयर बन गई। लेकिन बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले दिलीप रावत की पत्नी को मात्र 10 से 12 हजार वोट मिला। अब बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की, जब धीरेन्द्र चौहान खुद चुनाव लड़े तो उन्हें 10-12 हजार ही वोट मिले और जब उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा तो उनको मिल गए 25,000 वोट। तो कोटद्वार में राजनीति का अगर आपको वास्तव में मालूम करना है कि क्या राजनीति होती है, किस तरह से वोटिंग पैटर्न बदल जाता है चुनाव के समय, तो उसके लिए आप इस परिणाम को देख लीजिए। वो कौन से लोग थे जिन्होंने उनकी पत्नी को तो दे दिए 25,000 वोट, लेकिन जब वो खुद खड़े हुए चुनाव में तो उन्हें ना दिए 10-12 हजार वोट से ज़्यादा। तो ये है कोटद्वार में राजनीति का गणित। चलिए, गणित गुणा भाग, राजनीति में समीकरण, जातिवाद, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इनके आधार पर ही टिकट वितरण और चुनाव के परिणाम भी तय होते हैं। बहुत जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो इस समीकरण को देखकर ही चुनाव में प्रत्याशियों खड़ा करते हैं। तो कांग्रेस में तो फिलहाल 2 उम्मीदवार हैं, रंजन रावत, गीता नेगी, जो बड़े उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हालांकि अब इसमें तो पार्टी 28 तारीख को दिल्ली से घोषणा होनी है, किसको टिकट दे दे ये तो हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। कोई जानता होगा तो हमें बताएगा नहीं। बीजेपी में सबसे ज़्यादा घमासान है क्योंकि बीजेपी में जो दावेदार हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि इसलिए भी ज़्यादा है कि 2007 में पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने कोटद्वार में चुनाव लड़ा था विधायक का और वो विधायक बने थे। उसके बाद से स्थानीय जो नेता राजनीति में आगे जाना चाहते हैं उनको टिकट मिला नहीं। 2012 में भुवनचंद खंडूरी जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 2017 में हरक सिंह रावत ने, 2022 में ऋतु खंडूरी भूषण ने और 2017 के निकाय चुनाव में भी स्थानीय उम्मीदवार धीरेन्द्र चौहान जो दावेदार थे उनको टिकट नहीं मिला। तो अब इसलिए टिकट चाहने वालों की जो है संख्या भी ज़्यादा है और 2027 का भी निशाना है ये चुनाव। तो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़े हाई प्रोफाइल नेता इसमें बीजेपी में, जिन्होंने 2007 में चुनाव जीता था विधायक का। उसके बाद वो 2 बार यमकेश्वर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन अब वो कोटद्वार में ही राजनीतिक अपनी जो पारी है उसको खेलना चाहते हैं। तो अगर उनको टिकट मिलता है तो वो सबसे बड़े दावेदार हैं और नाम चल रहा है उनका फिलहाल। तो अगर मगर पब्लिक डोमेन में जो बात चल रही है, जो राजनीतिक लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उनके जरिए ही हम भी आपके साथ बात शेयर कर रहे हैं। वैसे भी 2-3 दिन में तो फैसला हो ही जाएगा। तो हाई प्रोफाइल नेता शैलेंद्र रावत हैं। हालांकि शैलेंद्र रावत के चुनाव लड़ने को लेकर जरूर एक पेंच हमें नजर आता है कि अगर वो मेयर का चुनाव लड़ते हैं और मेयर बन जाते हैं, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी और काफ़ी व्यवहार कुशल व्यक्ति है। वो अलग बात है कि राजनीति में कब क्या होता है उसको लेकर तो हम खैर कोई भविष्यवाणी नहीं करेंगे। तो फिर 2027 में फिर वो विधायक का चुनाव कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि फिर अगर वो 27 में विधायक, अगर उनको विधायक उम्मीदवार मानती है पार्टी या वो विधायक बनते हैं तो फिर उनको तो मेयर की सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और यहाँ पर फिर मेयर का दोबारा चुनाव होगा। तो ये थोड़ा सा पेच जरूर है, लेकिन इसके बावजूद शैलेंद्र रावत हाई प्रोफाइल नेता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई, उनके समर्थक तो खास तौर पर कह रहे हैं कि 100% उनको ही टिकट मिलेगा। सभी के समर्थकों का यही है। अब दूसरे नंबर पर बात करें, अगर हम थोड़ा भाबर से शुरू कर रहे हैं, तो वीरेंद्र रावत जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी मतलब ऊपर उनकी काफ़ी पहुंच है। काफ़ी लंबे समय तक वो संगठन के बड़े पदों पर रहे। बीजेपी का जिलाध्यक्ष होना भी अपने आप में काफ़ी बड़ा पद है। यमकेश्वर लाइन जोन कोटद्वार विधानसभा के वो अध्यक्ष हैं और वो भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई सबकी अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्कर सिंह धामी के काफ़ी करीबी हैं, तो वो भी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। अब टिकट जब मिलेगा उसके बाद क्या घमासान होगा, कौन निर्दलीय लड़ेगा, इसको लेकर तो कुछ कह नहीं सकते। अब बात करते हैं सुमन कोटनाला मंडी समिति के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे, जिन्होंने हाल ही में एक बैठक के दौरान दावेदारी पेश कर दी खुलकर। वैसे ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं वो खुलकर दावेदारी नहीं कर रहे हैं, वो पार्टी सिंबल का इंतजार कर रहे हैं। अब चाहे वो गीता नेगी हो कांग्रेस में, चाहे यहाँ पर शैलेंद्र रावत हो या वीरेंद्र रावत हो या राजगौरव नोडियाल हो, लेकिन सुमन कोटनाला को संभवतः कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ा दबाव बनाया जाना चाहिए। और सुमन कोटनाला की क्या है मतलब स्थिति, उसको लेकर कहेंगे हम। दिलीप रावत जो 3 बार के विधायक हैं लैंसडाउन के, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि सुमन कोटनाला तो साल का पेड़ है,
बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। मेरे स्तर पर जो भी होगा मैं उनके लिए कोशिश करूँगा। इसके अलावा सुबोध उनियाल जो देहरादून में मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, वन मंत्री हैं, वो काफ़ी करीब हैं। ऐसा माना जाता है कि सुमन कोटनाला के काफ़ी करीब है, तो उनका मतलब जैसे कहते हैं ना कि गॉडफादर आका देहरादून में मौजूद है, तो कुल मिला के वो भी गुणा भाग में अपना कुछ ना कुछ देख रहे होंगे। हालाँकि समीकरण में ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के समीकरणों के आधार पे कोटद्वार की राजनीति होती है, तो थोड़ा-सा उनका मामला हल्का पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। राजगौरव नौटियाल भी बीजेपी संगठन से जुड़े हुए काफ़ी लंबे समय से हैं और विधानसभा प्रभारी रहे वो कोटद्वार के विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो विधानसभा प्रभारी रहे, माफ़ कीजिए, तो उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव है। छात्र राजनीति से राजनीति में रहे हैं वो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीबी माने जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। कह सकते हैं कि उनकी चॉइस हो सकते हैं वो। तो किसको मिलेगा टिकट, इसके बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। वैसे भी 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा, तो सबकी अपनी-अपनी गणित है। किसी की सीएम साहब के साथ बहुत अच्छी है, किसी की आरएसएस में अच्छी पकड़ है, तो किसी की कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये 4 उम्मीदवार सबसे हाई मतलब जो इसमें उसमें हैं, तेज़ दौड़ में हैं। अब लोगों को जिस प्रत्याशी को लोग पसंद करते हैं, वो उसके मतलब पक्ष में कुछ ना कुछ समीकरण बता रहे हैं, लेकिन समीकरण तो अब मालूम चल ही जाएगा। बहुत लंबा समय है नहीं, 3-4 दिन में, 3 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। एक और प्रत्याशी की एंट्री कोटद्वार में चर्चा में है, वो है विपिन कैंथोला। विपिन कैंथोला भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है और सबको मालूम है कि वो सांसद अनिल बलूनी के सबसे करीबी हैं। अगर उनके लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग आप देखेंगे तो पूरे महीने भर जब भी चुनाव कैंपेनिंग हुई, तो विपिन कैंथोला वो शख्स थे जो हमेशा अनिल बलूनी के साथ नजर आए। तो उस हिसाब से तो अगर अनिल बलूनी अगर सांसद बिल्कुल एक बात बैठ जाए कि यहाँ से मिलना चाहिए टिकट इनको, तो मिल जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अगर 1-2 सीटों पे चाहेगा कि भाई उनकी ही सुनी जाए, तो उनको भी टिकट मिल सकता है। और पुष्कर सिंह धामी भी अगर निकाय चुनाव में से 1-2 सीटों का कहते हैं कि भाई 2 सीटें मुझे अपने पसंद के प्रत्याशी की चाहिए, तो टिकट किसी को भी मिल सकता है। बाकी ये पार्टी ने तय करना है कि भाई जिताऊ उम्मीदवार कौन है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, क्या रंजना रावत और सुमन कोटनाला को अगर टिकट नहीं मिलता है, रंजना रावत कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही हैं और ऐसी खबरें बिल्कुल मीडिया में हैं, वो लगातार बिजी हैं, मीटिंगें कर रही हैं और काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रही हैं। तो बहुत से लोगों का ये मानना है, राजनीतिक तौर पर हमें भी ऐसा लगता है कि उनको टिकट अगर नहीं मिला पार्टी से, तो फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं। तो क्या सुमन कोटनाला जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो क्या वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तो कोटद्वार में क्या चतुष्कोणीय मुकाबला होगा या पिछले बार 2017 की तरह त्रिकोणीय मुकाबला होगा? जो भी है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, गुटबाजी है और निश्चित तौर पर ये चुनाव जो है सरकार को बनाने को लेकर तो है नहीं, निकाय चुनाव है और सबसे बड़ी बात ये बहुत खर्चीला चुनाव है। इस चुनाव को जीतने के लिए ऐसा माने जा रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही है कि 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा कम से कम होने वाला है, मेन जो प्रत्याशी अगर फाइट में रहेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिक संगठन के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र पाल सिंह रावत, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही है। हमारे चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं पूर्व सैनिक की भाई उनको ही मेयर बनाना चाहिए। तो अब तो चुनावी अखाड़ा है, चुनावी मैदान है, चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है और जीतेगा सिर्फ एक। तो बस इंतजार लगभग खत्म हो जाएगा, तो आने वाले दिनों में हम आपको जरूर बताएंगे कि भाई जो भी अपडेट मिलेगा। अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से ये स्टेटमेंट आया है समाचार पत्रों में कि 28 तारीख तक वो घोषणा कर देंगे सारे प्रत्याशियों की, और बीजेपी भी लग रहा है 28 तारीख से पहले ही घोषणा करेगी, क्योंकि 30 तारीख तो नामांकन कराने की आखिरी तारीख है। एक आध दिन तो पेपर वगैरह बनाने के लिए भी चाहिएगा, तो सबका इंतजार खत्म हो रहा है। लेकिन रात की नींद लगभग सभी प्रत्याशियों की उड़ी होगी जब तक पार्टी का सिंबल मिल नहीं जाता। ये तो एक लड़ाई है और इसके बाद लड़ाई दूसरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि टिकट एक को मिलना है, तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो बहुत तरह के समीकरण हैं, बहुत तरह के गुणा भाग है, जिनका कोटद्वार के विकास से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमारा तो चैनल, हमारे लिए तो ये चुनाव भी एक चुनाव की लीला है और रामलीला में तो चलो कुछ ना कुछ संदेश है, कुछ ना कुछ मैसेज है, प्रभु राम का जो जीवन था उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन कोटद्वार में राजनीति जो हो रही है, जब विधायक या सांसद या सरकार कोटद्वार के बड़े कामों को लेकर गंभीर नहीं है, तो फिर किसी मेयर से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती। लेकिन चलिए, जो भी राजनीतिक अपडेट होगा उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल सुमन कोटनाला और रंजना रावत की भूमिका पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा चुनाव। पार्टी सिंबल अगर इन दोनों को मिलता है तो अलग बात है, और नहीं मिलता है तो फिर ये चुनाव में इनकी भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्षदों के भी तैयारियां चल रही सोशल मीडिया में, चूँकि बीजेपी की ओर से तो कोई बयान नहीं आ रहा, क्योंकि बीजेपी का सिंबल
चाह रहे लोग नहीं दे रहे ज़्यादा बयान, लेकिन बहुत सारे पार्षदों ने सोशल मीडिया में अपनी कैंपेनिंग शुरू कर दी है। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर की थोड़ी बात कर सकते हैं। दुर्गापुरी के पास 4 वार्ड है, तो ग्राम घमंडपुर में तीरथ सिंह रावत कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो पूर्व में प्रधान रहे हैं और बीडीसी मेंबर भी रहे हैं शायद, मतलब उनका काफ़ी राजनीतिक रहा है, तो वो सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा निवर्तमान पार्षद से हमारी अनौपचारिक बात हुई है, वैसी बात नहीं हुई कोई, क्योंकि वो पार्टी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो वो जो निवर्तमान पार्षद है वार्ड नंबर घमंडपुर के कुलदीप रावत, तो वो यही कह रहे थे कि पार्टी का सिंबल मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, पार्टी जिसको चाहे उसको चुनाव लड़वा सकती है। नंदपुर गोरखपुर कोटला की जो सीट है पार्षद की, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ पर हरी नेगी पूर्व में मतलब वो प्रधान भी रहे, तो वो दावेदारी ठोक रहे हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग चुनाव लड़ेंगे, तो उसकी खबर आपको दे देंगे। वार्ड नंबर 27 दुर्गापुरी में निवर्तमान पार्षद कमल नेगी जो मेयर का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो संभवतः पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहाँ पर से तो हरी रावत फौजी भाई, उन्होंने भी कैंपेनिंग शुरू कर दी है सोशल मीडिया में। वहाँ पर कोई विकास नेगी विक्की हैं, उनका भी कैंपेनिंग चल रहा है, तो मतलब वो सोशल मीडिया में अपना प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर 2-3 प्रत्याशी हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में पार्षदों का मालूम चल जाएगा। वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरडाक, जहाँ से हम चैनल चलाते हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पास कोई अभी मजबूत दावेदार दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर जो निवर्तमान पार्षद हैं सौरभ नोडियाल, जिनके भाई मेयर के टिकट की भी दौड़ में है, तो आने वाले दिनों में आपको बता देंगे झंडी चौड़ से लेके सने तक जो भी पार्षद है किसका पलड़ा कितना भारी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सबकी अपनी अपनी समीकरण है, सेटिंग है, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। अनुमान लगाना अभी अब तो जरूरत नहीं है, 3-4 दिन में फैसला हो जाएगा। चलिए फिर केबी न्यूज में आगे हम दिखाएंगे अगली वीडियो में आपको सीता की खोज की रामलीला, मतलब अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। और कोटद्वार बाबर की दुर्गापुरी में भी हजारों लोग जुट रहे, तो वहाँ पे भी राजनीतिक दलों के लोग आ ही रहे। कल वहाँ पे वीरेंद्र रावत जिलाध्यक्ष बीजेपी के आए थे, परसों वहाँ पे रंजना रावत भी मौजूद थी, तो शैलेंद्र रावत उससे एक दिन पहले आए थे। कुल मिला के राजनीतिक हलचल है, और हम फिलहाल रामलीला दिखा रहे हैं आपको। तो रामलीला में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्योंकि रामलीला की वीडियोज भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जब लोग देखते हैं तो वो तो दिखाना ही पड़ता है। फिलहाल निकाय चुनाव की सारी आपको जानकारी दे देंगे। जो हमने सवाल आपको पूछा था शुरू में कि इस गणित को अगर आप समझ जाएंगे, धीरेन्द्र चौहान वाले गणित को, तो फिर आपको सारी राजनीति समझ में आ जाएगी, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा काम क्यों नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या क्या दिखाएंगे हम आपको। नयार घाटी महोत्सव होता है सतपुली में, कोशिश करेंगे वहाँ से। पिछली बार हमने आपको गजेंद्र राणा का प्रोग्राम दिखाया था, इस बार भी कुछ दिखाएं। 1 तारीख को कोटद्वार भाबर के तल्ला मोटरढाक में, यानी उत्तराखंड से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे वन माता का मंदिर है, वहाँ पे आ रहे हैं कलाकार बहुत अच्छे अच्छे, और वहाँ पर का भी हम आपको कार्यक्रम दिखाएंगे। थोड़ा सा मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर भी कार्यक्रम है। 5 तारीख से गढ़वाल का फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में। 5 तारीख से शुरू होगा, 1 हफ्ते का होता है, तो ये भी फुटबॉल का बहुत बड़ा इवेंट है। इसके अलावा कोटद्वार में 2-3 क्रिकेट के टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे रामलीला में सीता की खोज करते राम का विलाप, और सबरी के बेर खाए राम जी ने जूठे। उसके बाद हनुमान जी मिले, तो फिर राम जी बड़े प्रसन्न हुए, हनुमान जी भी बड़े मस्त नजर आए। तो अगला वीडियो आपको दिखाएंगे रामलीला से। आज के लिए इतना ही। चुनावी अपडेट हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अंकिता भंडारी केस में जो कार्रवाई होनी है उसकी तारीख है 3 जनवरी। तो जो दर्शक ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कोई खबर नहीं दिखाए, तो खबर कुछ खास है नहीं। चुनाव की लीला है, करोड़ों का खर्चा है, और बहुत सारे लोग जो इंतजार करते हैं चुनाव के समय कुछ मतलब दावत वावत हो जाती है, तो उनके लिए पौब आ रहा है। चलिए फिर अगला वीडियो दिखाएंगे रामलीला का। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।